तो बच्चों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स को 30 मिनट्स के अंदर पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी चीज कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये रहा सेमीकंडक्टर्स इन 30 मिनट्स के अंदर। कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा। और इसके बाद इसमें स्टोर सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ के नोट्स ये कोर्स दिखेगा। उसके अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं सब अनलॉक हैं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बेटा बना दिया है। यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स और गाइडेंस देता हूँ जिससे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे बेटा। और यही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण यह है कि अ, ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे बोर्ड पेपर में, क्योंकि वो तो किसी ने पेपर तो आउट कराया नहीं है, लेकिन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, ये पक्का है। साथ में 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, यानी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड फुली सॉल्व है, तो सोल्यूशन के लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, तो बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और एक अच्छी गुड न्यूज क्या है बेटा, और कि जहां पर फिजिक्स में कोर्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, यानी क्लास 12 फिजिक्स जो एनसीईआरटी है उसकी सारी एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, जो इस कोर्स में मैं दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा मेहनत करने को तैयार है तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले लगा ले, और उसके बाद अगर एनसीईआरटी भी देख लेगा तो धांसू रिजल्ट आपका आना पक्का हो जाएगा। तो जो अपने श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। और जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपको मिलेंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां मिलेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, यानी पढ़ाई को, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। वो डिवाइसेस जो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और उन डिवाइसेस की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में कहते हैं उस करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल एज दैट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड फ्लो पर बेस्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका जो क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ, अलग अलग 3-4 तरह के यहां पर क्लासिफिकेशन है, वो भी हम जल्दी से देख लेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी उसका उल्टा कम होती है। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम और रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इसके बीच के होते हैं, मेटल्स एंड इंसुलेटर की, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो मेटल से कम होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी। इसी तरह से रेजिस्टिविटी एडजस्ट हो जाएगी। ये एक क्लासिफिकेशन है इसकी कंडक्टिविटी पर बेस्ड करते हुए। अब देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल से ज्यादा होती है। इसका सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हाई एंड नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है वो घट जाती है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी घटेगी जबकि मेटल्स वगैरह की बढ़ती है। और सेमीकंडक्टर की जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मेटल से काफी कम होती है। ये तीसरी बात हो गई, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, आप क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बना उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी इसमें मिक्सिंग की गई है। तो एक होता है इनऑर्गेनिक जिसमें कैंडियम सल्फाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड, ये एलईडी बनाने का काम आता है, और इसी तरीके से कैडमियम सेलेनाइड वगैरह। और दूसरा ऑर्गेनिक होता है जिसे पॉलीपायरोल पॉलीथियोफीन, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये आपके ऑर्गेनिक हो गए। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ
सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये भी आपके एक बार बोर्ड में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा स्किप ना हो, आपके सामने लाके मैं रख देता हूं। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन इनके सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर के बेस पर। एक अलग क्लासिफिकेशन, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इम्प्योर्ड या डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर समझ गए कि सोर्स और नेचर ऑफ चार्ज की वजह से इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा जा सकता है। अब देखिए, हम बात करते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, क्योंकि दो तरह की थ्योरीज आप सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, एक तो एनर्जी बैंड और दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं? देखिए, जब नील बोर साहब बता गए थे कि ये मान लीजिए एटम है, अकेला एटम है, आइसोलेटेड, इसके आसपास कोई और एटम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी को हम डिफाइंड कर सकते हैं कि इसकी इतनी एनर्जी है। लेकिन यही एटम जब बाकी एटम्स के साथ में आ जाता है तो इसका जो चक्कर लगाने का तरीका है वो एक दूसरे से इंपैक्ट खा जाता है, असर पड़ता है, उसके वजह से इसकी जो ऑर्बिट में एनर्जी है यानी एटम की एनर्जी वो डिफरेंट हो जाती है, वैसी नहीं रहती जब वो आइसोलेटेड था। क्योंकि क्रिस्टल्स या कोई चीज बनेगी तो सब साथ साथ एटम होंगे, वहां पर इसकी एनर्जी जाती है बदल। तो बदलने पर देखिए, ये जो जैसे क्रिस्टल का मैंने एक रफ स्केच बनाया है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी पोजीशन यूनिक है, यानी 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन देखें तो आजू बाजू अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन है, 3 नंबर देखें तो किनारे पर है। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो यूनिक होगी, यानी इन सब इलेक्ट्रॉनों पर 5वें नंबर पर कुछ अलग एनर्जी होगी, छठे पर कुछ अलग डेफिनेट एनर्जी होगी, इसी तरह सबकी एनर्जी भी होगी। तो अब दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, यानी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, एटम्स की एनर्जी लेवल थी, उसका कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, यानी इस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन कहलाता है एनर्जी बैंड्स। यानी जो एनर्जीज हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली जो बदल रही हैं उसी बैंड को हम बोल देते हैं एनर्जी बैंड। ये लॉजिक है इसके पीछे का, जो मैंने बहुत तेजी से बताने की आपकी कोशिश की, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो होगा वो एनर्जी बैंड्स बनाएगा। अब सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड बनते हैं, एक नीचे वाला बनता है लोएस्ट एनर्जी बैंड जिसे बोलते हो वैलेंस बैंड, और जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है उसको बोलते हो कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसे बोलते हो ईसी, और वैलेंस बैंड का जो टॉप एनर्जी लेवल होता है उसे बोलते हो ईवी, और इनके बीच ईसी और ईवी के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसे बोलते हो एनर्जी गैप। तो ये सिस्टम होता है एनर्जी बैंड्स का बनने का। डिटेल थोड़ा सा अंदर घुस के समझते हैं। जो वैलेंस बैंड होता है, जो कि ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड ये या तो फुली फिल्ड होता है या पार्शली फिल्ड होता है, कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता है। यहां पर लिखा भी है मैंने ये बातें। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, यहां पर या तो ये पूरी तरह भरा होगा या पार्शली फिल्ड होगा, कभी पूरी तरह खाली नहीं होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब आप बैटरी लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करने के काबिल होते हैं। यानी अगर ये, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के काबिल नहीं होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तब वो काबिल होंगे करंट फ्लो कराने के। यहां पर अगर वैलेंस बैंड में आपको होल मिलेगा तो वो काबिलियत रखता है करंट को फ्लो करने में। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट फ्लो नहीं करा सकते जो वैलेंस बैंड में है। अब दूसरी बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो अब कंडक्शन बैंड का फोटो बना है, 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली होता है, या तो ये पूरी तरह खाली होगा या पार्शली एम्प्टी होगा, तो मतलब कुछ भरा होगा कह लीजिए। अब यहां से जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद कर आपके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। तो यहां ये जो बन रहे हैं इन्हें बोलते हैं होल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में, ये करंट को फ्लो कराने के काबिल हो जाते हैं जब आप बैटरी लगाओगे। और होल्स भी जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो करंट फ्लो कराने के काबिल बन जाते हैं। तो ये कहानी होती है कब? कंडक्शन बैंड की। तो कंडक्शन बैंड या तो फुली एम्प्टी होगा या पार्शली फिल्ड होगा, ये भी बात आप समझ गए। और इनके ईसी और ईवी के बीच में एनर्जी गैप होता है, ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है,
इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पाया जाता। तो ये हो जाती है ईजी की बातचीत। अब इसी के बेसिस पर ना एनर्जी बैंड जो आपने समझे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, इसके बेसिस पर हम मेटल्स का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का डिमार्केशन करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत हर 3 साल में 2 बार पूछा जाता है, तो उसको तैयार कर लीजिए। जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर 2 केस होता है। क्या केस होता है कि यहां पर जो वैलेंस बैंड है वो पार्शली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है, या कह लीजिए पार्शली इम्प्टी है। देखिए क्या, पार्शली कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड और वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। ये थोड़ा खाली है, ये थोड़ा भरा है। तो यहां पर क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, एनर्जी गैप कम होता है। इसलिए किन मेटल्स में पाया जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में। दूसरा केस बनता है जब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो उस समय तो एनर्जी गैप लगभग 0 हो जाता है। तो भरमार हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस बैंड में, आराम से एनर्जी करंट को फ्लो करा देंगे। ये मैग्नीशियम एंड जिंक पे पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेटल में 2 केसेस, दोनों मैंने आपको इलेबोरेट कर दिए हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कूद कर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। ये इस वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं कंडक्शन बैंड में, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर से अगर डायमंड की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो ये पूरी तरह इंसुलेटर है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेगा जो करंट में कंट्रीब्यूट कर सके। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये इसके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो कुछ यहां से जो इलेक्ट्रॉन से 0 केल्विन पर तो कोई नहीं जाते, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे कुछ इलेक्ट्रॉन कूद कर पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, और जैसे ही कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो करंट को फ्लो करने के काबिल बन जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो गया कि रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो कोई कंडक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रूम टेम्परेचर पर यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आपका करंट फ्लो कराने के वो काबिल हो जाएंगे। ये कहानी होती है 0 केल्विन पे इंसुलेटर। बाकी और एग्जांपल के तौर पे जर्मेनियम जो है उसका एनर्जी गैप होता है 0.72, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये भी थोड़ी फिगर याद कर लीजिएगा, आजकल पूछी जाने लगी है। अब इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का मैंने बताया ही था कि भैया जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी अशुद्धि है ही नहीं सिलिकॉन जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक में हम डोपिंग करते हैं, जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब चलते हैं समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके अंदर जो चार्ज कैरियर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और होल होता है। किसके अंदर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे। अब एक्सप्लेनेशन जो है सेमीकंडक्टर का 2 थ्योरीज के बेसिस पे देते हैं। एक एनर्जी बैंड मॉडल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड वाली कहानी। और वैलेंस बॉन्ड मॉडल कोवैलेंट बॉन्डिंग पे आधारित है, जो अभी हम देखेंगे, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेमीकंडक्टर को इन 2 थ्योरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। ये देखिए वैलेंस बैंड मॉडल है। ये क्या? वैलेंस बैंड का मतलब वैलेंसी वाली बात है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो जो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपस में देखिए ये ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, 4 इसके हो गए और 4 बाजू वाले के इसके हो गए। ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको ऐसे। तो इसने क्या किया, 0 केल्विन पर या लो टेम्परेचर पर सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा है, तो शांति से रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या रूम टेम्परेचर पे आते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था वो थर्मल एनर्जी की वजह से इसको छोड़कर बाहर निकल लेता है। इसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अपनी सीट वैकेंट करता है उस कोवैलेंट बॉन्डिंग में, उस सीट को हम प्लस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको होल को हम प्लस चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, उतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पर था। समझ गए? तो होल क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो निकला है उसकी वैकेंट सीट, और उसको हम प्लस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ये होल की कहानी है। अब यहां पर साफ दिख रहा है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कि जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं उतने ही होल बने हैं। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Ne इज इक्वल टू NH बराबर Ni। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, ये बराबर हो गई होल डेंसिटी के, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे
उतने ही यहाँ पर होल है, और Ni का मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो ये कहानी हो जाती है रूम टेम्परेचर पर। ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल है, वैलेंसी पर बेस्ड मॉडल है। और यहाँ पर जो कहानी आप देखेंगे कि टोटल करंट की जब बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो करंट पैदा कर रहा है और होल की वजह से जो करंट पैदा हो रही है, उनको जब जोड़ेंगे तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में टोटल करंट इन दोनों का सम आता है, IE प्लस IH के बराबर। अब यहां पर एक चीज और कि भाई किस टेम्परेचर पे कितना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रॉन है। सी कांस्टेंट है, ई होता है एल्यूरस नंबर, वही कैलकुलस वाला, और ईजी है आयनाइजेशन एनर्जी, और अपॉन 2kT, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टी की वैल्यू रखेंगे तो उससे आप एनी को फाइंड कर सकते हैं, यानी किस टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप पता कर पाएंगे। इस पे एक सवाल आया था पिछली बार। इस सवाल का मतलब है कि एक नंबर का, तो आपको अंदाजा रहे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब देखिए आता है इंट्रिंसिक चार्ज के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड मॉडल। एनर्जी बैंड में तो वैलेंस बैंड वाला चक्कर है, तो 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड फुली फिल्ड है और ये कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये इस समय करंट को फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाओगे, सपोज करिए रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गए हैं, कंडक्शन बैंड में। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि करंट फ्लो करा सके, और होल जो वैलेंस बैंड में होता है वो भी इस काबिल होता है कि करंट फ्लो करा सके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट और होल की वजह से करंट फ्लो होनी चालू हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का। अब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में दो बातें ध्यान रखिएगा। एक तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो होते हैं, दो टाइप के इसके चार्ज कैरियर होते हैं, Ni और NH, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मतलब, और दोनों की जो वैल्यू होती है NeNH की, वो बराबर होती है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिकली एज न्यूट्रल होते हैं एज ए होल, मतलब पूरा सेमीकंडक्टर लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इस पे जो करंट की वैल्यू है वो IE प्लस IH के बराबर होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई बेटा। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इसमें कुछ खामियां रह गई लिमिटेशन, जिसकी वजह से मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा। तो क्या होता है, इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम काफी कम होते हैं, 10⁶ पर मीटर क्यूब। अब ऐसे ये फिगर तो काफी लग रही है, लेकिन मेटल्स के अंदर 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। उसकी रिस्पेक्ट में देखिए कितना कम कंडक्टिविटी है, चार्ज कैरियर है, तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। दूसरी, ये हमेशा थर्मली जनरेटेड होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास। जितनी हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसी के हिसाब से NeNH पैदा हो जाएंगे, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अगली बात क्या है कि यहां पर Ne और NH बराबर होते हैं, यानी किसी सर्किट में अगर Ne का डोमिनेंस ज्यादा चाहिए या NH ज्यादा चाहिए तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि NeNH हमेशा बराबर होने वाले हैं। इसलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाते हैं जानबूझकर, हम लोग उसमें अशुद्धियां मिक्स करते हैं, इंप्योरिटी, जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और हमारा इस्तेमाल हो सके। तो ये सेमीकंडक्टर है दो तरह के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़ लिया। अब आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंप्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग कहते हैं डेलिबरेट एफर्ट इंप्योरिटी ऐड करने का, जानबूझकर कितनी क्वांटिटी में इंप्योरिटी ऐड करना है, इसे बोलते हैं डोपिंग, है ना। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं जानबूझ के ग्वाला लोग, तो वही चीज समझ लीजिए। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, एक पी टाइप, एक एन टाइप। तो जब सिलिकॉन जर्मेनियम में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में आप ट्राईवेलेंट वैलेंसी ऐड कर देंगे, 3 वाली, तो इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट में अगर आप पेंटावेलेंट वैलेंसी ऐड कर देंगे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखिए, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप का, और हम कौन सी थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें समझने के लिए, वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन, यानी वैलेंसी वाली। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम जिसका टेट्रावेलेंट वैलेंसी था, उसमें पेंटावेलेंट एटम्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड कर देते हैं तो इसके पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने तो बॉन्डिंग कर ली, 5वां खाली बच गया। ये जो खाली बच जाता है, ये बस इससे लटका रहता है, थोड़ी सी एनर्जी जो टूट के निकल लेगा। तो ये हमारा बन जाता है कैसा,
एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये जो इंप्योरिटी हमने ऐड की है उसकी वजह से ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, इसलिए इस एटम का, इंप्योरिटी वाले एटम का नाम रख देते हैं डोनर एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमको दे रहा है। बहुत अच्छी बात। अब इसी इसी में देखिए, इसको ऐड करने से फायदा क्या हुआ कि अब अगर इसको हम केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए दे देंगे तो ये टूट के चला जाएगा बहुत थोड़ी सी एनर्जी पर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएगा करंट फ्लो कराने के लिए। और सिलिकॉन के लिए केवल 0.05। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इंट्रिंसिक में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी जर्मेनियम में, और 1.1 की चाहिए थी सिलिकॉन की, जो इतनी कम हो गई। जर्मेनियम 0.2 से 0.01 पे पहुंच गया। कितनी कम एनर्जी चाहिए, फट से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सट्रिंसिक है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी और कुछ होल भी इसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो ये एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड मॉडल है। अब इसी का हम पढ़ते हैं अगला मॉडल, एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन। यानी एन टाइप का ही हम एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये देखिए, वैलेंस बैंड में यहां पर सब भरे हुए थे, लेकिन अब जो आपने इंप्योरिटी ऐड की है ना, जो डोनर एटम ऐड किए हैं, उसकी वजह से एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है। ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता, बनाने को आता है। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड बन जाता है। इसका कितना गैप होता है दोनों के बीच में, इसको भी याद रखना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसे ही जरा सी एनर्जी दोगे खट से यहां पहुंच जाएंगे, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचे वो करंट फ्लो कराने के काबिल हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनके बीच में एनर्जी गैप में कोई एनर्जी लेवल नहीं था। एक्सट्रिंसिक में, एन टाइप में, ये डोनर एनर्जी लेवल एक पैदा हो जाता है जो जो जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड होता है। इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। तो ये कहानी इसके अंदर होती है। ये हो गया आपका एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन। अब आता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड मॉडल। तो पी टाइप में क्या करेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम जो टेट्रावैलेंट वैलेंसी रखे हुए हैं उसमें ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाला ऐड कर देंगे, जिसकी वैलेंसी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। अब यहां पर देखिए, जब 3 ऐड करोगे बाहर तो 3 से तो ये बना लेगा, 4 वाले से हैंड शेक किया तो आउटर शेल में 7 हो गए, एक खाली रह गया, एक होल इसके बाद खाली रह गया इसके पास। इसलिए अब होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि होल पर हम पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज लुभाता है या अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से इसका नाम हम लोग एक्सेप्टर एटम रख देते हैं। जो हम अशुद्धि ऐड, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं ट्राईवैलेंट की, वो क्या नाम से जानी जाएगी, एक्सेप्टर एटम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। ये वैलेंस बैंड मॉडल है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी फ्लो होनी चालू हो जाएगी। ले देखिए, अब देखिए यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि होलों की संख्या ज्यादा रहेगी, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे यहां पर। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात हो गई। अब इसी का एनर्जी बैंड मॉडल, एनर्जी बैंड में क्या होगा, यहां पर भी एक नया एनर्जी लेवल बनता है, एक्सेप्टर आयन वाला, ईए, एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल, जो कि ईवी से जस्ट अबव बनता है, वैलेंस बैंड का टॉप एनर्जी लेवल से जस्ट अबव। और इसका भी जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, ये गैप वो होता है 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर बनाने को आता है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है वो कूद कर इसी ईए में चले जाएंगे, या होल बन जाएंगे। जब यहां पर ये होल बन जाएंगे तो होल अगर वैलेंस बैंड में है तो करंट फ्लो कराने के काबिल होते हैं, करंट फ्लो होनी चालू हो जाएगी। ये पी टाइप का एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको भी आप समझ गए। अब एक पॉइंट याद कीजिएगा कि जो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन काफी वैलिड होती है, इसको याद कर लीजिए, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। Ni है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला, NeNH जो चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन और होल के इन डोप्ड सेमीकंडक्टर, वो कहानी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पी टाइप हो या एन टाइप हो, एज ए होल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होगा। सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एज ए होल
बात समझ में आपके आई होगी। अब पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो देखिए पीएन जंक्शन को अलग अलग स्लैब को जोड़ के आप नहीं बना सकते, पी टाइप एन टाइप लाके जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटर एटॉमिक पे कॉन्टिन्यूटी, इंटर एटॉमिक सरफेस पे कॉन्टिन्यूटी नहीं आ सकती। इसलिए हम एक ही स्लैब में एक साइड हम पी को डोपिंग कर देते हैं, एक साइड एन में, तो एक ही क्रिस्टल में हम पी और एन डोप कर देते हैं, अलग अलग क्रिस्टल को जोड़ नहीं सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, इसमें चार टर्म्स को आपको याद रखना है। दो मेन घटनाएं होती हैं जब पीएन जंक्शन बनता है, तो एक करंट होती है डिफ्यूजन करंट जो कि पी से एन की तरफ जाती है, दूसरी चीज होती है ड्रिफ्ट करंट जो एन से पी की तरफ जाती है। ये शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगती है। शुरुआत में डिफ्यूजन ज्यादा, ड्रिफ्ट जीरो, फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे डिफ्यूजन कम और ड्रिफ्ट ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो नेट करंट जीरो हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के अलावा दो टर्म और ध्यान रखना है, इसके बीच में एक बन जाता है डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन के बीच में। इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रीजन के अंदर कोई मोबाइल चार्जेस नहीं होते, यानी डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज, चार्जेस का खत्म हो जाना। ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं ये इमोबाइल आयंस हैं, ये ऐसे आयंस हैं जो चल नहीं सकते, तो केवल ये आयंस रहते हैं। और ये प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है जो पोटेंशियल बैरियर को या बैरियर पोटेंशियल को जन्म देता है। तो चार टर्मिनोलॉजी है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, डिप्लीशन और बैरियर पोटेंशियल, इसको आपको पकड़ के रखना है। अब देखिए कैसे बनता है, मैं भी जल्दी से दिखाता हूं। ये पी टाइप एन टाइप है। पी टाइप में ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक्सेप्टर आयन हो गया। दूसरा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है और डोनर आयन है। अब क्या होगा, ये होल इलेक्ट्रॉन को देख के लॉलीपॉप समझ के आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो पसंद करता है, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि होल पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये होल भागना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, डिफ्यूज होने लगता है। तो इसी होल को पॉजिटिव ट्रीट करते हो और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, तो ये करंट किधर फ्लो करनी चली होगी, पी से एन की तरफ। इसे बोलते हो डिफ्यूजन करंट, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं, या आप कह दीजिए इलेक्ट्रॉन होल की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं, ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है तो यहां पर होल जब इस इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये प्लस और माइनस बचेगा। ये देखिए प्लस और माइनस बचा। अब इस प्लस माइनस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी प्लस से माइनस की दिशा में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाले होल्स को धकेल देगी, क्योंकि पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो होल को इधर धकेल देगी। तो ये करंट कौन सी कहलाएगी, ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट किया जा रहा है होल एन से पी की तरफ। ये देखिए एन वाला हिस्सा, ये पी वाला, तो एन से पी की तरफ ये ड्रिफ्ट करंट है, और साथ साथ ये डिफ्यूजन करंट। तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन यहां पे बढ़ते जाएंगे और उसी के साथ डिफ्यूजन करंट कम होने लगेगी। ऐसा लेवल आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों करंट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी, तो करंट नेट करंट जीरो हो जाएगी। उस समय क्या होता है, ये बीच में एक रीजन बन जाता है जिसे बोलते हैं डिप्लीटेड रीजन या डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब वही डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज। ये जो चीजें दिख रही है ये आयंस हैं, इमोबाइल, चल नहीं सकते हैं, तो किसी काम के नहीं है, और इसी आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको बैरियर पोटेंशियल मिल जाता है। अब चलते हैं, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अब सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है, ये असल में जो डायोड होता है ये मेटालिक कांटेक्ट होता है पीएन जंक्शन और बाजू में, जिससे आप सर्किट में लगाओगे। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एरो बना देते हो। आप जानते हो नॉर्मली पी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो होती है, तो ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया सिंबल, ये एरो लग गया पी से एन की तरफ करंट वाली डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन को हम समझेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, जब इस पीएन जंक्शन को, इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं, जब हम इस P वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये बायसिंग का मतलब क्या होता है, पीएन जंक्शन पर एक्सटर्नल पोटेंशियल क्रिएट करना। बैटरी लगा के नॉर्मली करते हैं, तो बैटरी लगा दोगे तो इसी को बोल लो बायसिंग कर रहे हो। फॉरवर्ड बायसिंग कब बोलेंगे, जब पी का प्लस से एन का माइनस से कर दोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या कांड होगा, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो घट जाता है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल तो प्लस से माइनस इधर था और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला बैटरी वाला इधर लगा दिया है। तो ये क्या हो गया, वी नॉट जो अप्लाई किया है
और ये जो बैरियर पोटेंशियल आप कह दीजिए, तो वी नॉट में से बैरियर पोटेंशियल आप घटा दीजिए तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है इसमें। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है, जो डिप्लीशन रीजन था ये पिचक जाएगा, विड्थ इसकी डिक्रीज कर जाएगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन पे डिक्रीज कर जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। करंट जो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है और मिली एम्पियर में करंट आपको मिलेगी। अब पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो जब पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दोगे, देखिए पी वाले को निगेटिव से और एन वाले को पॉजिटिव से, तो आप कहोगे कि रिवर्स बाइसिंग कर दी है। रिवर्स बाइसिंग में क्या कांड होगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हो ऐसे लगाया हो, एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए या वी कह दीजिए, और इसका बैरियर पोटेंशियल भी इधर था, वी भी कह लीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल जाता है बढ़, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ये चौड़ी हो जाती है, देखिए बड़ी मोटी बनाई है। रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन लार्ज हो जाता है, रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करती, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करती है, जो कि माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है, मिली माइक्रो एम्पियर, जैसे मिली एम्पियर थी फॉरवर्ड बाइसिंग में, माइक्रो एम्पियर है रिवर्स बाइसिंग में। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस में जब आपने पोटेंशियल लगाया है तो वी और आई का एक ग्राफ खींच दीजिए कि कैसे कैसे दोनों में रिलेशन है। तो ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट डायग्राम है ये आना चाहिए, ये भी आजकल पूछते हैं बनाओ। तो यहां पर पीएन जंक्शन बना दिया, अब वोल्टेज नापना है तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एमीटर लगा देते हैं। अब इसको क्योंकि हमें बीच बीच में वोल्टेज को चेंज करना है तो रियोस्टेट से जोड़ देते हैं पोटेंशियोमीटर से, और ये प्लस का हिस्सा इस पी से जोड़े हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, और इस माइनस का इस माइनस से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, काम खत्म। अब जैसे जैसे आप क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में करंट, ये फॉरवर्ड करंट है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो शुरू में करंट जल्दी नहीं बढ़ती। अब सिलिकॉन के एग्जांपल में बात करें तो एक ऐसा वोल्टेज आता है करीबन 0.7 वोल्ट के आसपास, जब ये करंट तेजी से बढ़ती है, तो इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, जहां पर एकदम से चालू हो जाती है करंट फ्लो करना और तेजी से बढ़ जाती है। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बाइसिंग में, है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, तो रिवर्स बाइसिंग में पीएन का ये देखिए माइनस से कनेक्ट किया, ये माइनस था और ये पी से कनेक्ट किया, उल्टा पी को माइनस से और एन को प्लस से, बाकी सब फिगर वही है। ध्यान ये रखिएगा कि इसमें करंट नापने के लिए माइक्रो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिवर्स बाइसिंग का सर्किट डायग्राम है जो आपको आना चाहिए। इसमें देखिए क्या है कि जैसे जैसे रिवर्स बाइस का आप करंट बनाते हैं तो यहां पर जो करंट रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ती, लगभग कांस्टेंट रहती है। फिर अब ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है बहुत तगड़ी करंट, भड़बड़ा के चार्ज कैरियर चालू हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये देखिए ये जो कांस्टेंट करंट है ये कांस्टेंट करंट ही रहती। इसी का ना इस्तेमाल किया जाता था जीनर डायोड बनाने के लिए, अब वो कोर्स में आपके नहीं है, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने में, वो अब नहीं कोर्स में, तो ये बात छोड़ी जा रही है। लेकिन वी बढ़ाने पर आई नहीं बढ़ रहा है, ये पकड़ के रखिए रिवर्स बाइसिंग में। अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ बना दिया है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग, ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए। यहां देखिए ये हो गया या कट इन वोल्टेज, मतलब जहां पे करंट बढ़नी शुरू हुई थी, या नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7, और ये जर्मेनियम के लिए ये रिवर्स बाइसिंग का बना रखा है। वी बढ़ाओगे तो ये करंट नहीं बढ़ेगी, बहुत कम, और उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी है इधर, और इधर रिवर्स बाइसिंग, इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं आपके। अब ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, लेकिन किसी रीजन में जब ये स्ट्रेट लाइन लेते हो तो वहां पर हर जगह डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस बदलता है। इसलिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, स्मॉल चेंज इन डेल्टा वी स्मॉल चेंज इन डेल्टा आई का रेशियो को ही आप डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हो। डायनेमिक का मतलब होता है बदलने वाला रेजिस्टेंस। तो बदलने वाला क्यों, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहता नहीं यहां पर, तो सेमीकंडक्टर डायोड का रेजिस्टेंस बदलेगा। अब आता है जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। अब यहां पे रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में तब्दील करना, एसी से डीसी बनाना, इसी को बोलते हो रेक्टिफायर। अब ये जो रेक्टिफायर जो पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर की तरह ट्रीट होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में, इसी को मैंने निकाल दिया है निचोड़, जैसे जल्दी समझ जाए आप, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है पीएन जंक्शन का, रिवर्स बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को
परमिशन दे देगा, फ्लो करेगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट को स्टॉप कर देगा। मतलब यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ करंट फ्लो हो गया, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये बात आ गई। जो पीएन जंक्शन होता है हाफ वेव फुल वेव दो तरह के रेक्टिफायर बनाता है। आइए समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ वेव या फुल वेव में से एक तो आपके यहां आना ही आना है। ये यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया है, ये एसी सोर्स है, सिंपल समझ रहे होंगे, ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी का। एक डायोड लगाते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, ये लोड है जहां पे आपको इस्तेमाल करना है बेटा। अब यहां पर देखिए क्या है कि समझाने के लिए कि एक बार जब ये प्लस होगा, भाई ये तो ट्रांसफार्मर में एसी है तो हमेशा अपनी साइकिल बदलती है, जब ये प्लस होगा इधर वाला हिस्सा माइनस होगा, तब ये हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग में। डायोड का पी वाला प्लस से कनेक्ट है, ये पीएन जंक्शन है, पीएन पी वाला प्लस से कनेक्ट, एन वाला माइनस से कनेक्ट, उस समय करंट अलाउ कर देगा। जब ये दोबारा पलटेगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये इसमें ये भी पलट जाएगा, उस समय ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो रिवर्स बाइसिंग में होगा तब ये करंट नहीं देगा। यानी जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तब ये करंट फ्लो कराएगा, जब रिवर्स बाइसिंग में होगा तो करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो ये देखिए वोल्टेज एट ए लिखा है, ए का मतलब यहां का वोल्टेज प्लस और माइनस। जब ये प्लस में था तो करंट फ्लो हो गई, जब ये माइनस में था तो करंट फ्लो नहीं हुई, फिर प्लस में आया अगली साइकिल में करंट फ्लो, इस तरीके से। तो इसीलिए ये जो वेव फॉर्म था, ए पर वोल्टेज था, ये पूरी वेव बना रहा था, लेकिन इसका एक ही आधा आधा हिस्सा ही रेक्टिफाई हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये डायग्राम आपको आना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस आरएल है, यानी आउटपुट वोल्टेज। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स आप लगाते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो वेव होती है इसको पूरा रेक्टिफाई कर दिया जाता है। यहां पर देखिए ये ट्रांसफार्मर लगा रखे और ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, यानी इन दोनों के बीचों बीच में कनेक्ट होता है इसका एक वायर। अब दो डायोड होते हैं, डायोड 1 डायोड 2। अगर ये देखिए जब ये प्लस होगा और उसके बाद ये माइनस समझ लीजिए, तो ये प्लस वाला इस समय पी वाला, देखिए पीएन जंक्शन है ना, पी वाला प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है इस समय, और इस समय ये रिवर्स बाइसिंग में है, क्योंकि पी वाला माइनस से कनेक्टेड है और ये वाला प्लस से इसको ले जाओगे तो ये देखिए रिलेटिवली प्लस से कनेक्टेड है। तो ये इस समय माइनस से और प्लस से, तो ये रिवर्स बाइसिंग में है, यानी आधी साइकिल में यहां से करंट चली गई, इससे नहीं गई, और जब साइकिल पलटेगी यानी ये माइनस और ये प्लस होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा, ऊपर वाला रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा, तो फिर से करंट फ्लो कर जाएगी। ये कांड होता है। ये वेव फॉर्म एट ए है, ए का मतलब ये पॉइंट, और वेव फॉर्म एट बी है, ये पॉइंट है। तो जब ये पॉजिटिव होती है ए पर, तो ए पर जो डायोड 1 है वो करंट आपको दे देता है, देखिए, और D2 में तो ये डायोड रिवर्स बाइसिंग में करंट स्टॉप कर देगा। फिर यहां पर देखिए ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस, तो ये D2 वाला करंट दे देता है, देखिए D2 लिखा हुआ है, इससे करंट मिल जाएगी। तो आपको लगातार करंट मिलती है, ऐसी करंट मिलती है, यानी पूरी वेव को इसने रेक्टिफाई कर दिया है, इसीलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पर ध्यान रखना कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, और ये जो पल्सेटिंग नेचर आ रहा है, यानी पल्सेस ऊपर नीचे, इसको खत्म करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं। वो ज्यादा कोर्स में नहीं है, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर यूज किया जाता है, जिससे ये जो पल्सेटिंग नेचर है ये लगभग कम हो जाए। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाए, मोटे तौर पे ऐसा ग्राफ है ना, उसके लिए फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है 35 मिनट के अंदर। जाने से पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर और 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। और गुड न्यूज क्या है बेटा, कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर मैंने क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके इसमें आपको दे दिया है, जिससे जो बच्चा मेहनती है वो श्योर शॉट लगाने के बाद एनसीईआरटी देख लेगा और धांसू रिजल्ट दे आएगा। तो श्योर शॉट रिजल्ट के लिए श्योर शॉट क्वेश्चन लगाइए। तो श्योर शॉट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स होंगे, उसमें श्योर शॉट क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए
लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।